नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त हमारा उत्तराखंड का हो चला है। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तराखंड की बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक। किसान के लिए चलाई गई बीमा योजना, किसानों के नुकसान की भरपाई को लेकर लिया गया फैसला। मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक में सबसे पहले की वैक्सीनेशन पर चर्चा। मंत्री ने कहा, काम में कोताही बरतने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। मसूरी में अटल उत्कृष्ट स्कूल का मंत्री ने किया उद्घाटन। प्रधानाचार्य ने मंत्री का जताया आभार। योजना के तहत इलाके का होगा विकास। और गंगोत्री विधानसभा सीट के प्रत्याशी बने कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल कोठियाल ने जताया पार्टी का आभार। सीएम केजरीवाल ने दी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के नगर पालिका सभागार में कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और विकास कार्यों पर समीक्षा की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मसूरी पर्यटक स्थल है और यहां पर किसी भी काम में कोताही बरतने वालों को बर्दाश्त करने की बात कही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो काम में लापरवाही बरत रहा है। नगर पालिका सभागार में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि एमडीडीए, पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस, एनएच, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली और जहां भी कमी रही उसे पूरा करने का निर्देश देने के साथ उन्होंने कहा कि मसूरी के किसी भी विकास काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं बैठक में सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई और दावा किया गया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो मसूरी में हो रहा है। के लिए मॉनिटरिंग करता रहता हूं, क्योंकि अब बरसात भी आ रही है। आज मैंने सारे हेल्थ से लेकर बिजली, पानी, सड़क, एनएच, पीडब्ल्यूडी और सारे अधिकारियों पर बुलाया था। हर विषय पर चर्चा हुई है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी में पानी आने का है, 144 करोड़ की योजना जो मैं केंद्र से लेकर आया था, उसकी प्रगति की जानकारी हमें मिली, उस पर काम चल रहा है। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत मसूरी स्थित घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को इसमें शामिल किया गया है, जिसका उद्घाटन काबीना मंत्री गणेश जोशी ने किया है। सीबीएसई बोर्ड से जुड़े प्रदेश के 190 विद्यालयों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है, जिसमें हर विकास खंड में से 2 स्कूलों को इसमें रखा गया है। इस मौके पर मसूरी विधायक और काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना अलग स्थान रखता है। वह स्कूल के प्रधानाचार्य रवि ओनियाल ने बताया कि इस योजना के तहत मसूरी के बहुत से परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रधानाचार्य ने मसूरी विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से ही घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को यह सौगात मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का कि मेरे अनुरोध पर जब उस विद्यालयों का चयन हो रहा था तो हमारे इस विद्यालय को उन्होंने चयनित किया, क्योंकि मसूरी एजुकेशन हब है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं बड़े बड़े, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक कमजोरी के कारण वहां नहीं जा पाते। ऐसे में मसूरी के शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा और मेरा संकल्प है आने वाले 5 सालों के अंदर इसे सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय हम बनाएंगे और जितने यहाँ के पब्लिक स्कूल हैं उनको ये कम्पीट करेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। आते ही जो मैंने चीज महसूस की, मांग पत्र मुझे नहीं दिया था, जो चीज मेरे दिमाग में आई, हमने इसको इंग्लिश मीडियम बना दिया, लेकिन बच्चों के लिए अगर अच्छा फर्नीचर नहीं होगा उसको देने की मैंने घोषणा की है। तो जो यहाँ की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता थी, जो इंग्लिश मीडियम में अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको क्या है कम सस्ते उस पर एक अच्छी बेहतरीन और अंग्रेजी माध्यम की सुविधाएं मिलेगी, शिक्षण कार्य उनका मिलेगा।
अब अभी मान के चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। हाँ, अभी पहला आ रहा है, तो बीच में डिस्टर्बेंस, कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस है, तो एक जो प्लानिंग दिशा निर्देश बन रही है, पॉलिसी बन रही है, उसमें आगे अभी एकदम से वो नहीं है। अभी हम 6 में, 9th में और 11th में 3 क्लास में हम क्या है अंग्रेजी माध्यम के वो एडमिशन लेना है। तो उत्तराखंड में किसानों को कृषि किसान बीमा योजना का लाभ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बीमा योजना का प्रसार शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में सूबे के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने यमुना कॉलोनी आवास पर कृषि बीमा योजना का प्रसार करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में बारिश और जंगली जानवरों की वजह से पहाड़ के किसानों को खासी दिक्कत और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसे नुकसान की भरपाई करने के लिए किसान बीमा योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिले, उसी के लिए ये योजना बनाई गई है। इतना ही नहीं, आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से वर्चुअल माध्यम से बैठक की, जिसमें सभी से यह कहा गया है कि वो अपने अपने राज्यों में किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखें। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत सरकार 90-10 के रेशियो से इसमें मदद करती है फसल बीमा योजना के लिए, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर हिमालयन स्टेट से हमको 50-50% के हिसाब से ही अच्छा मिलता है। इनफैक्ट ये है कि 49% भारत सरकार का, 49% स्टेट गवर्नमेंट का और 2% किसान का शेयर इसमें होता है, जिससे उसको बीमा कवरेज दी जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे राज्य में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है, छोटे और मंझले किसान बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में किसान जल्दी इंश्योरेंस पे करने का काम नहीं करते और खासकर चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में इसका प्रभाव कम है। वहीं देहरादून में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा, जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं काबीना मंत्री ने डेल्टा प्लस में कोविड उपचार के प्रोटोकॉल के बारे में महानिदेशक स्वास्थ्य से बताया है कि उपचार प्रोटोकॉल पहले की ही भांति रहेगा। मैंने डीएम एसएसपी सारे अधिकारियों को बुलाया, क्योंकि डेल्टा प्लस कई जगह फैल चुका है और हमारे प्रदेश में हम उसको कैसे रोकें, और देहरादून सबसे सेंसिटिव जिला है, मैं यहाँ का कोविड मंत्री हूँ, उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं। इसलिए मैंने डीजी हेल्थ, एसएसपी, डीएम, पूरे सीएमओ सारे अधिकारी यहाँ पर बुलाए हैं और उनकी मदद के लिए हमारी सरकार पूरी तैयार है। डेल्टा प्लस का यहाँ पर पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। इस प्रकार हमने कोरोना 2 में हमने विजय पाई है। देखिए कोरोना के मामले ना के बराबर रहे हैं, तो उसके लिए तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है और इस मौके पर उन्होंने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चर्चा की है। अपने कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। इस मौके पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा, जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाह ऑनलाइन पर जुड़ गए। विकास, एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर है, आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज है, तो दूसरी तरफ तीसरी लहर की संभावना को भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरी लहर की संभावना है, डेल्टा प्लस के केस निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में क्या तैयारियां नजर आती हैं? है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो प्रदेश में भी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अब जो देश में जिस तरीके जो है कोरोना की जो तीसरी लहर जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसको लेकर जो है देश के कई राज्यों में जिस तरीके से जो है लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में जो है सरकार पूरी इसको लेकर जो है अलर्ट मोड पे है। खुद मुख्यमंत्री जो है लगातार इसकी समीक्षा बैठक भी करते हैं और आज इसी कड़ी में जो काबीना मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने निर्देश दिए कि क्या तैयारियां हैं। कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस को जो है काफी माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोरोना की तीसरी लहर जो है इसमें ये आ सकता है, तो इसको देखते हुए तमाम तैयारियों का उन्होंने जो है अधिकारियों से पूछा कि कितनी तैयारियां हैं। कि दूसरी लहर में हमने देखा आदर्श राज्य में कि कोरोना सरकार की जो है काफी किरकिरी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर जीवन रक्षक दवाइयां हो, उनको लेकर जो है काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसको देखते हुए
खुद जो स्वास्थ्य विभाग है, महानिदेशक जो डीजी हेल्थ है, उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जनपदों को, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ में राज्य सरकार की तैयारियों की अगर बात करें आदर्श, तो सीएम ने खुद जो मुख्यमंत्री आवास है उनको भी जो है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए वहां पर तैयारी की जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से, खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सरकार तीसरी लहर अगर आती है तो पूरी तरीके से राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन विकास, एक तरफ जहां दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरीके से व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई, राज्य सरकार के जो दावे थे उसकी पोल खुल गई, लेकिन उसके साथ ही अब कोरोना की तीसरी लहर जो बताया जा रहा है कि बच्चों को इफेक्ट कर सकती है, साथ ही वैक्सीनेशन ही एक कारगर उपाय है। अगर तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है तो उसके पीछे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगेगी, तभी ऐसा रोका जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर वैक्सीनेशन की रफ्तार फिलहाल उत्तराखंड और फिलहाल क्या नजर आती है सभी इलाकों में? बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा है कि वैक्सीनेशन ही जो है कोरोना को रोकने के लिए असरदार साबित है। और ऐसे में राज्य की अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो इन दिनों जो है राज्य में जो खासकर देहरादून जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन है वो पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पे, और लोग कई संख्या में जो है बूथों पर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों को जो है वैक्सीन की कमी होने के कारण बेरंग लौटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो कई ऐसे प्रदेश के जनपद है जहां पर अभी वैक्सीनेशन जो है समाप्ति की कगार पे, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की अगर तैयारी की बात करें तो सरकार ने जो है दावा कर रही है, सरकार की पूरी तैयारियां तीसरी लहर को राज्य सरकार ने की है। हल्द्वानी में जो है 450 बेड का अस्पताल वहां पर बनाया गया है। ऐसे ही ऋषिकेश में डीआरडीओ के माध्यम से जो है अस्पताल बनाया गया है। तो तमाम तैयारियां, और साथ साथ में जो बड़ी बात यह है कि जो तीसरी लहर बच्चों के लिए बताई जा रही है कि काफी घातक सिद्ध हो सकती है, तो इनके लिए जो है देहरादून, ऋषिकेश, इन हर प्रदेश के हर जनपद के जिला चिकित्सालय में जो है बच्चों के लिए अलग अलग आईसीयू सेंटर बनाए गए हैं। साथ साथ में बच्चों के गार्जियन के लिए भी वहां पर जो है रहने की व्यवस्था की गई है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरे दावे कर रही है कि जो तीसरी लहर अगर राज्य में आती है तो इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच सरकार पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि दूसरी लहर में व्यवस्थाएं अलग तरीके से निकलकर सामने आए। इस बीच हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड की बात की जाए तो कोरोना कंट्रोल करने को लेकर मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया। ऐसे में गणेश जोशी प्रभार संभालते नजर आए और इन्हें भी 2 जिलों का प्रभार दिया गया। तो फिलहाल वहां व्यवस्थाएं किस तरीके से नजर आ रही है, और आज जो ये बैठक की गई है इसमें किन अहम बिंदुओं पर और भी चर्चा हुई है? जी आदर्श, बिल्कुल। आज जो एक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है और कोविड प्रभारी मंत्री भी गणेश जोशी, उन्होंने आज जो है जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए कि जिस तरीके से दूसरी लहर में जो है राज्य सरकार की भी किरकिरी हुई थी, जैसे तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली, तो उसका अनुभव लेते हुए जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगे ऐसी अगर तीसरी लहर राज्य में आ जाए तो उनके लिए क्या प्रशासन की तैयारियां हैं, कितने यहाँ पर आइसोलेशन बेड बच्चों के लिए बनाए गए हैं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो है कितने बेड यहाँ पर बनाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में जो है मशीनें वहां पर लगाई गई अस्पतालों में। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं टिहरी के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ाखुरी में अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पौधारोपण भी किया। आपको बता दें कि हर विकासखंड में 2 अटल आदर्श विद्यालय संचालित होने थे, जिसमें जौनपुर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ाखुरी में भी आदर्श अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन कर इलाके की जनता को सौगात दी गई। वहीं छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी इस मौके पर प्रस्तुत किए। तस्वीर आपके सामने है। बता दें कि इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी। अपनी मेहनत से
एक्चुअली ये हमारे लिए खास करके जौनपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ अटल आदर्श विद्यालय खोला गया है और ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है इसमें पढ़ाई का। इसमें क्लास 6 से 6 क्लास से जो पहला बच्चा आएगा उसको टोटली इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाएगा। आम जनता का विश्वास विद्यालय शिक्षा से कहीं न कहीं समाप्त हो गया था। पुनः आम जनता का विश्वास विद्यालय शिक्षा पर स्थापित हो, इस नाते अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है और इसमें कक्षा 6 से जो नया सत्र होगा इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे ताकि पहाड़ी से लोगों को शिक्षा की वजह से, अपने बच्चों की वजह से पलायन ना करना पड़े। और यह सरकार की एक कल्याणकारी और बहुत अच्छी योजना है और इसके सफल हो ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल के नाम की घोषणा की है। आप पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि गंगोत्री विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उनसे सीधा मुकाबला करेंगे। अजय कोठियाल का नाम गंगोत्री सीट के लिए घोषित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा है कि कर्नल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में, और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं, हमको उम्मीदों से देख रहे हैं। हम यकीन दिलाते हैं जो नवनिर्माण का हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूरा का पूरा उस तरीके से करेंगे जो हमसे उम्मीद करी जाती है। बीते दिन गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले के विरोध में वाल्मीकि समाज ने पंतनगर में विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध करते हुए किसान नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला भी फूंका है। नेताओं ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की मांग की है। एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय प्रांगण में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा है कि सरकारी अस्पताल एक बहुत ही पुराना अस्पताल है और इस अस्पताल के अंतर्गत काशीपुर विधानसभा और आसपास के विधानसभाओं में जो गरीब जनता है उसका इलाज कराने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि आज के समय में यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, विमेन स्पेशलिस्ट जैसे कई डॉक्टर और जनरल फिजिशियन की हर दिन जरूरत आम जनता को पड़ती है, लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। बीजेपी के डबल इंजन सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, जिससे आम जनमानस में त्राही त्राही मची हुई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भविष्य में जल्द डॉक्टरों की उपलब्धता काशीपुर अस्पताल में पूरी नहीं की गई तो महानगर कांग्रेस कमेटी आम जनता के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। हमारे भगवान के बाद यदि दूसरा किसी को नाम दिया जाता है तो वो चिकित्सकों को दिया जाता है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पे समस्त डॉक्टरों को शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी चिकित्सक दिवस पर ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में काशीपुर राजकीय जो अस्पताल है, काशीपुर जो सरकारी अस्पताल है वो डॉक्टरों के विहीन है। कांग्रेस के शासनकाल से सरकारी तिवारी जी, गुड़िया जी का यहाँ शासन है। सुविधाओं से और समस्त प्रकार के डॉक्टर और सारी सुविधाएं यहाँ आम जनता को मिलती है, लेकिन जब से भाजपा का शासन आया है तब से इस तरह बदहाल हो गया है। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस नेशनल डॉक्टर्स डे को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना है, साथ ही डॉक्टरों को उनके समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। ये दिन डॉक्टर्स के लिए आभार व्यक्त करने का मौका देता है।
जो 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आज इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर्स लोगों को नया जीवन देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोगों का भी आज के दिन आप लोग यहाँ पे आए और हमें खुद को इतना अच्छा लग रहा है कि कोविड संक्रमण के दौरान हम लोगों को अपने महत्व का पता चला और जिस हिसाब से लोगों ने हमें सम्मान दिया उसे हमें एक सही बता रहे हैं कि पहली बार ये डॉक्टर्स का काम करते समय गर्व की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर्स डे है आज 1 जुलाई को, तो हम कोविड कॉल में डॉक्टर्स का काम थोड़ा बढ़ गया है और लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें अपना सेवा ज़्यादा देने का लोगों को मौका मिला है, तो हमें तो अच्छा लगा, खुशी हुई। इसमें ये नहीं कि हमारे पर लोड बढ़ गया तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगा कि हमारा इतना यूज है, हम किसी के इतने काम आए इस कोविड का। तो लालकुआं में धराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज के जंगल में 1 लाख से ज्यादा पौधारोपण किए जाने की वन विभाग ने योजना बनाई है, जिसके चलते डोली रेंज कार्यालय के पास बनी पौधाशाला में उच्च श्रेणी की पौध तैयार की जा रही है। जानकारी देते हुए डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि वन अधिकारी के निर्देश पर पौधशाला में लगभग 1 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। अनिल जोशी ने बताया कि आने वाले महीनों में ये सारे पौध डोली रेंज के वनों में लगाए जाएंगे। अंतर्गत इस वर्ष प्रभारी वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है, जिसमें जुलाई और अगस्त में इन बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन वृक्षारोपण विविध प्रजाति की हमने इस वर्ष नर्सरी में पौध तैयार की है। अब बात सितारगंज की करते हैं, जहां भास्कर संभल अध्यक्ष प्रधान संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही तालाबंदी भी की गई, जिसमें अध्यक्ष ने पूर्व में मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को बताया कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ब्लॉक सभागार में धरना और तालाबंदी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने बताया कि प्रदेश प्रधान संगठन और ग्राम प्रधान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना कर रहा है। विकासखंड में प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाना था। उसी क्रम में सितारगंज ब्लॉक में भी ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री जी को चेताना चाहता हूं कि यदि प्रधान संगठन की मांगें आपके द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो प्रधान संगठन प्रत्येक गांव में जनता को अपने हकों की लड़ाई के लिए और सरकार के द्वारा प्रधानों की जा रही अनदेखी के लिए। बेरीनाग से 4 किलोमीटर दूर झलोड़ी गांव में गुलदार ने दिन दहाड़े 60 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बता दें कि बुजुर्ग मवेशियों को जंगल में घास चराने गया था। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और घायल कर दिया। वहीं बुजुर्ग ने साहस से गुलदार का मुकाबला किया। वहीं हमले में बुजुर्ग के गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। तो ये बुजुर्ग जिस पर गुलदार की तरफ से हमला किया गया और गुलदार से इसने डटकर मुकाबला भी किया, शायद यही कारण है कि अपनी जिंदगी बचाने में कम से कम सफल हो पाए। गंभीर चोटें जरूर आई हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन 60 साल के बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसके बाद ये भी गुलदार से लड़ते नजर आए और आखिरकार इन्हें गंभीर चोटें जरूर आई हैं, सर पर चोट लगी है, लेकिन अभी फिलहाल इलाज उनका जारी है। सुबह 11:30 एक व्यक्ति का लाया गया, उनका नाम प्रताप राम बताया जा रहा है। तो उनके सर में कुछ चोटें लगी हैं, हमने टाँके लगा दिए हैं और प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने उनको CSC बेरीनाग में भर्ती कर लिया गया है। लेकिन उनके परिणाम द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके जो घाव हैं ये गुलदार के द्वारा लगाए गए हैं। आगे इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। तो सितारगंज में नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सितारगंज बाईपास पर स्थित RK ढाबा के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए व्यक्ति के पास से 23 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है।
तो नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी बीच आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 23 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। दरअसल उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नशे का कारोबार लगातार फलता फूलता नजर आ रहा है और इसी पर युवा नशे की जद में ना जाएं, इसको रोकने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं और इन जितने भी वहां पर अवैध कारोबार कर रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना दी थी कि आरके नारे के बाद जो ये पुराना वाला हाईवे है वहाँ पर एक सब्जी इस पर जब हमारे द्वारा जाकर व्यक्ति को पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उसने अपने पास स्मैक बताया। फिर इस पर हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी सितारियन महोदय को अवगत कराकर सभी जो प्रावधान होते हैं उनका पालन करते हुए उससे बरामदगी करी गई। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला साधना प्लस पर आगे भी जारी रहेगा।